नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम बात करेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि प्लांट के किसी एक जीनोटाइप को या फिर एक ग्रुप ऑफ जीनोटाइप को एक नई जगह पर लेके जाना जहाँ पर पहले उसे ग्रो नहीं किया गया हो। तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्लांट इंट्रोडक्शन। जनरली प्लांट्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया जाता है, पर अगर एक ही कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह भी मूव किया जाए तब भी हम उसको प्लांट का इंट्रोडक्शन ही बोलेंगे। पर होना क्या चाहिए कि वो प्लांट पहले उस एरिया में ग्रो नहीं किया गया हो। तो किसी भी प्लांट की नई वैरायटी को ग्रो करना जो पहले वहाँ ग्रो नहीं होती हो, उसके वाइल्ड रिलेटिव को ग्रो करना या फिर एकदम नई क्रॉप स्पीसीज को ग्रो करना, जो चीजें पहले किसी एरिया में नहीं थी, कोई नई वैरायटी है किसी प्लांट की या उसका वाइल्ड रिलेटिव है या कोई बिल्कुल ही नई स्पीसीज है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन पर होता क्यों है? कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है, इसलिए प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ज्यादातर जो प्लांट इंट्रोडक्शंस हैं वो अननोइंगली हुए हैं बाय ट्रेडर्स, इन्वेडर्स, सेटलर्स, एक्सप्लोरर्स, इन सब के द्वारा। जैसे कि 13th सेंचुरी में मुस्लिम इन्वेडर्स ने चेरीज और ग्रेप्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था फ्रॉम अफगानिस्तान। बात करें हम ग्राउंडनट और मेज की, तो उसको पोर्तुगीज लेके आए थे 15th सेंचुरी में। उसी टाइम कॉफी का भी इंट्रोडक्शन हुआ था साउथ ईस्ट एशिया से। 18th सेंचुरी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई इंडिया में, तो उसने टी, लीची, लोकाट चाइना से इंट्रोड्यूस किया। मेडिटेरेनियन से कैबेज और कॉलीफ्लावर आया और मैंगनी प्लांट्स वेस्ट इंडीज से आए। हमारी कंट्री में विद द कंट्री भी इंट्रोडक्शन हुआ है, जैसे कि हरियाणा में ग्रेप्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, पंजाब में राइस का इंट्रोडक्शन और वेस्ट बंगाल में व्हीट का इंट्रोडक्शन। ये सब हमारे इंटरनल इंट्रोडक्शंस हैं। किसी भी रीजन में जब प्लांट ब्रीडिंग के लिए एक्सोटिक जर्म प्लांट्स को इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन हो रहा है। कोई भी रीजन प्लांट ब्रीडिंग के लिए कितना एक्सोटिक जर्म प्लांट्स पर रिलाई करता है, हम उसको बोलते हैं क्रॉप जेनेटिक रिसोर्स डिपेंडेंसी। जो भी कंट्री है या जो भी रीजन है, उसकी कितनी डिपेंडेंसी है बाहर के जर्म प्लांट्स पर। अगर स्टडीज में देखा जाए तो हमने ये पाया है कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड में 50% डिपेंडेंसी तो है ही है, और कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो 100% डिपेंड करते हैं एक्सोटिक जर्म प्लांट्स पे। प्लांट्स का इंट्रोडक्शन हम दो टाइप से कर सकते हैं। कोई ऐसा प्लांट है जो बिना किसी हाइब्रिडाइजेशन के डायरेक्टली कल्टीवेट किया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत वेल अडेप्टेड है उस एनवायरनमेंट में कल्टीवेट होने के लिए। तो हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए रिलीज कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन। तो ऐसे ही हमारी कुछ वीट की वेराइटीज हो गई, सोनारा 64 हो गई, या राइस की वेराइटीज हो गई। इस तरीके की जो वेराइटीज हैं, ये वेराइटीज जो हैं, इनको डायरेक्ट हमने कमर्शियल कल्टीवेशन में डाल दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें सेकेंडरी इंट्रोडक्शन की, तो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जो भी वैरायटी इंट्रोड्यूस होती है उसको सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, इस टाइप की प्रोग्राम्स के थ्रू से एक सुपीरियर वैरायटी में डेवलप किया जाता है, उसके बाद उसे रिलीज किया जाता है। जैसे कि हमारी वीट की कुछ वैरायटीज है, सोनालिका हो गई या कल्याण सोना हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। बात करें अगर हम बोटानिक गार्डन्स की, तो उन्होंने प्लांट इंट्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया में। हमारा कोलकाता में जो कैलकाटा बोटानिक गार्डन है, उसे 1781 में स्टैब्लिश किया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बोटानिकल गार्डन है, दैट इज रॉयल बोटानिक गार्डन इन क्यू, दैट इज इंग्लैंड। उसने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्विनिन और रबर ट्रीज को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने में फ्रॉम साउथ अमेरिका। सो ये बोटानिकल गार्डन्स ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इसी के बाद एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल जो रिसर्च स्टेशन हैं वो स्टैब्लिश होने लगे धीरे धीरे कंट्री में। पर उन एजेंसीज और बोटानिकल गार्डन्स में एज सच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था कि कौन से प्लांट्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। खैर, उसके बाद इंडिया में प्लांट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। एक स्कीम आई बॉटनी डिवीजन में, जिसको ICAR ने फंड किया था, और ये स्कीम हमारी 1946 में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आई। और उसमें क्या था कि प्लांट्स को इंट्रोड्यूस करना है, और ये स्कीम 1956 में एक्सपैंड हो गई एज प्लांट इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो 1961 में एक
इंडिपेंडेंट डिवीजन बना दिया गया, डिवीजन ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। अल्टीमेटली 1976 में इस डिवीजन को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया गया एज NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, हमारा 1976 में एस्टैब्लिश हो गए। तो NBPGR का काम क्या था? उसका काम ये था कि जर्म प्लाज्म को इंट्रोड्यूस करे, मेंटेन करे, और ये जर्म प्लाज्म हमारे एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स के होते थे। NBPGR के साथ साथ और भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस आई, जैसे कि हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आया। इसने क्या किया, FRI ने भी स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन और मेंटेनेंस करना जर्म प्लाज्म का, जो फॉरेस्ट ट्रीज के होते थे। वैसे ही बोटानिकल और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनके रिलेटेड जो भी हमारा प्लांट मटेरियल है या जर्म प्लाज्म है, उसको इंट्रोड्यूस करना और मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उठाई। उसी के साथ साथ हमारे कुछ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी आए जो अलग अलग क्रॉप्स के थे, लाइक टी का सेंट्रल इंस्टीट्यूट, कॉफी का, शुगर केन का। तो ये सब अपने अपने प्लांट मटेरियल जो भी उनका इंटरेस्ट के मटेरियल होते थे उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, टेस्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं। पर ये सारी एक्टिविटीज जो हैं एजेंसीज कर रही हैं प्लांट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, ये सारी की सारी NBPGR कोऑर्डिनेट करता है, जो कि न्यू दिल्ली में है। सो अल्टीमेटली सारी प्लांट इंट्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी NBPGR के पास आती है, और ये एक सेंट्रल एजेंसी की तरह काम करता है एक्सपोर्ट करने में, इंट्रोड्यूस करने में। तो जो भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हमारे जर्म प्लाज्म होते हैं उसको एक्सपोर्ट करना या इंट्रोड्यूस करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? NBPGR। ओके, सो इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है।